हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ट्राइड्स। आज मैं आपके लिए बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 2 प्रबंध के सिद्धांत, अवधारणा एवं महत्व, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस लेकर के आई हूँ। ये इस चैप्टर का पहला भाग है, पार्ट 1। बहुत ही जल्दी मैं इसका अगला भाग भी आप सभी के लिए अपलोड करूंगी। तब तक चलिए बच्चों, पढ़ लेते हैं भाग 1 को। बट स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरा बनाया हुआ वीडियो पसंद आता है तो काइंडली इसे अपने दोस्तों के संग जरूर शेयर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। वैसे बच्चों, आप सभी का बहुत ही ज्यादा सपोर्ट, लव मुझे मिल रहा है। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अगर आप सच में मेरे वीडियो को पसंद करते हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके बच्चों, तो चलिए शुरू कर लेते हैं और पढ़ लेते हैं पहला भाग 1 चैप्टर 2 का। चलिए इस बच्चों, देखिए यहाँ मैंने लिखा है मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये जो चैप्टर है ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में है, प्रबंध के सिद्धांत के बारे में है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मैनेजमेंट के सिद्धांत जो होते हैं उसका अर्थ समझते हैं। ओके बच्चों, कि ये जो मैनेजमेंट का जो सिद्धांत है उसका अर्थ क्या होते हैं, तभी हम आगे इसके आगे बढ़ पाएंगे। ओके, तो चलिए पढ़ लेते हैं अर्थ को। तो देखिए स्टूडेंट्स, आजकल का जो युग होता है ना, देखिए मैंने यहाँ लिखा है, आज के युग में व्यवसाय बड़ा ही विस्तृत रूप धारण कर चुका है, जिसके कारण हर दिन एक नई समस्याएं उत्पन्न होती हैं और उपक्रम के प्रबंध को इन समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। तो बच्चों देखिए, आजकल का जो वर्ल्ड है ना, आजकल की जो दुनिया है वो बहुत कॉम्पिटिटिव है। यहाँ पे बहुत कंपटीशन है। यहाँ पर जो प्रबंधक होते हैं उनको अपने बिजनेस को, अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, हर दिन की नई समस्याओं से जूझना पड़ता है और उसका समाधान निकालना पड़ता है। तो इस समाधान को निकालने के लिए वो कैसे वो उनको एक गाइडलाइन की आवश्यकता पड़ती है, उनको एक दिशा निर्देश, एक मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है, ताकि उन्हें ये समझ में आए कि वो जो भी निर्णय ले रहे हैं वो ठीक ले रहे हैं, सही ले रहे हैं और इस निर्णय का असर उनके व्यवसाय पर अच्छा पड़ेगा। तो उनको तो निर्णय लेना पड़ता है। तो व्यवसाय के इन्हीं समस्याओं का समाधान करने और व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाने के लिए किसकी जरूरत होती है, जैसे कि लिए अभी मैंने कहा, मार्गदर्शन की जरूरत होती है। प्रबंध के सिद्धांत मार्गदर्शन, प्रबंधक का मार्गदर्शन करते हैं। है ना स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया ना मैं क्या कह रही हूँ। आजकल के युग में क्या होता है, बहुत कंपटीशन है, बहुत प्रतियोगिता है, गला काट प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता में अपने व्यवसाय को बनाए रखना, सफल बनाना प्रबंधकों के लिए बहुत ही जटिल कार्य है और समस्याओं का समाधान करने के लिए उनको एक मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो एक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं प्रबंधक को। तो प्रबंध के सिद्धांत क्या है, प्रबंध के सिद्धांत मार्गदर्शन प्रदान करते हैं प्रबंधक को, जिसकी मदद से वो व्यवसाय में समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। देखिए जी आर टेरी ने कहा था, सिद्धांत एक आधारभूत सत्य है जो विचार या कार्य का मार्गदर्शन करता है। तो आई होप स्टूडेंट ये आप समझ गए होंगे कि प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो निर्णयन एवं प्रबंधकों के व्यवहार के लिए क्या करते हैं, विस्तृत, मतलब पूरा एलाबोरेटेड, विस्तृत और सामान्य दिशा निर्देश होते हैं। प्रबंध के सिद्धांत क्या होते हैं, तो प्रबंध के सिद्धांत दिशा निर्देश होते हैं जो प्रबंधकों को मार्गदर्शन देते हैं समस्याओं का समाधान करने के लिए, उन्हें उचित निर्णय लेने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा कि प्रबंध के सिद्धांत क्या होते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम अगला टॉपिक प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति पढ़ लेते हैं, नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो पहली प्रकृति जो है वो है सार्वभौमिक अनुकूलता, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। तो स्टूडेंट्स देखिए, सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है, इसको आपको समझना है। सार्वभौमिक का मतलब होता है सच जो सभी क्षेत्रों के लिए एक बराबर है, चाहे वो व्यावसायिक संगठन हो या गैर व्यावसायिक संगठन। ये जो प्रबंध के सिद्धांत है ना, ये सार्वभौमिक होते हैं, मतलब इनकी जरूरत चाहे व्यावसायिक संगठन हो या गैर व्यावसायिक संगठन, प्रबंध के सिद्धांत ये दोनों पर बराबर रूप से लागू होते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि प्रबंध के सिद्धांत की जरूरत
दोनों तरह के संगठन को लगती है, चाहे वो पैसे कमाने के लिए हो, व्यावसायिक संगठन हो या गैर व्यावसायिक संगठन। और प्रबंध के सिद्धांत में ये गुण होता है कि प्रत्येक व्यावसायिक उपक्रम जो होता है या गैर व्यावसायिक उपक्रम, चाहे जैसे कि सरकारी कार्यालय, कृषि फार्म, सेना, क्लब, शिक्षण संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, जो भी गैर व्यावसायिक संस्था हो या पैसे कमाने वाली संस्था, औद्योगिक उपक्रम हो, सभी को अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किसकी जरूरत होती है? प्रबंध के सिद्धांत को अपनाने की जरूरत होती है, क्योंकि प्रबंध के सिद्धांत को अपनाकर वो अपने लक्ष्य को बहुत ही अच्छे तरीके से पा सकते हैं। अभी हम प्रबंध के सिद्धांत जब पढ़ेंगे ना कि प्रबंध के सिद्धांत क्या क्या है, तो ये पॉइंट्स आपको और भी क्लियर हो जाएंगे। सेकंड पॉइंट है सामान्य मार्ग निर्देशन। तो प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो एक सामान्य मार्ग निर्देशन के रूप में होते हैं, मतलब एक जनरल गाइडलाइन है। ये कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है जो कठोर हो, जो बदला ना जा सके। जैसे कि आप देखिए फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, भौतिक या रसायन शास्त्र में सिद्धांत जैसा लिखा गया है उसको ठीक उसी प्रकार पूरी तरीके से उतना ही आपको वैसे ही मानना पड़ेगा। लेकिन जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं वो विज्ञान के सिद्धांतों की तरह एकदम सेम टू सेम, बिल्कुल भली भांति पूर्ण रूपेण उस तरह से खरे नहीं होते। इनके जो मार्ग सिद्धांत होते हैं वो दिशा निर्देश देते हैं, सामान्य मार्गदर्शन प्रोवाइड करते हैं, और ये कठोरता से इन्हें लागू नहीं किया जाता। नंबर 3, अभ्यास एवं प्रयोगों द्वारा निर्धारण, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो स्टूडेंट्स देखिए, प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो कैसे होते हैं? पेशेवर लोगों के सामने बहुत सारी समस्याएं आई, उन समस्याओं का समाधान भली भांति करने के लिए वो बहुत सारी समस्याओं से जूझते रहे और उनका समाधान करने के लिए वो सोच समझ के उसका समाधान किए। तो ये जो प्रबंध के सिद्धांत है ना, इन्हीं समस्याओं के परिणाम से हासिल हुआ है। पहले समस्याएं आई, फिर उनका समाधान किया गया, और उनके समाधान को करने के क्रम में बहुत सारे शोध कार्य किए गए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, और लास्ट में क्या किया गया? अंततः समाधान ढूंढ लिया गया। इस प्रकार अभ्यास के द्वारा ढूंढे हुए समाधान को ही हम प्रबंध के सिद्धांत के रूप में जानते हैं और मानते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं वो अभ्यासों और प्रयोगों द्वारा निर्धारित किए गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है लोचशीलता, फ्लेक्सिबिलिटी। तो स्टूडेंट्स देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं वो विज्ञान के सिद्धांत के भांति कठोरता से इन्हें लागू नहीं किया जाता, बल्कि ये मार्गदर्शन, मार्ग निर्देशन के रूप में होते हैं, सजेस्टिव होते हैं, आपको एक मार्गदर्शन प्रोवाइड करते हैं, उसको आप अपने अनुरूप यूज कर सकते हैं। ठीक, इसका अर्थ होता है कि प्रबंध के सिद्धांत जो है वो एकदम फाइनल नहीं है, उसको आप अपने अनुरूप, अपने सिचुएशन के अनुरूप, अपने व्यवसाय में जैसी जरूरत है उसके अनुरूप आप उसमें जैसे चाहें वैसे बदलाव कर सकते हैं। वो अंतिम सत्य के रूप में नहीं है। जैसे जैसे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन होते रहते हैं, जैसे जैसे नई समस्याएं आती रहती हैं, पुराने सिद्धांतों में कुछ सुधार, कुछ बदलाव किए जाते हैं और उनकी जगह एक नया सिद्धांत आ जाता है। तो प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं ना, वो लोचशील होते हैं, मतलब उसमें बदलाव करना संभव होता है, जैसी जरूरत वैसे उसमें बदलाव किया जा सकता है। अर्थात इन्हें स्थायी नहीं कहा जा सकता, इनमें हमेशा गतिशीलता रहती है, ये लोचशील होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है मुख्यतः व्यवहारात्मक, मेनली बिहेवियरल। तो स्टूडेंट्स देखिए, प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं इनका जो संबंध होता है वो सीधा सीधा मानव व्यवहार से होता है। ये सभी संगठनात्मक स्तरों पर काम कर रहे लोगों से अच्छे संबंधों का होना सुनिश्चित करते हैं। अगर आप प्रबंध के सिद्धांत का पालन करें तो चाहे वो अधीनस्थ हो चाहे वो प्रबंधक हो, दोनों के बीच में जो संबंध होंगे वो अच्छे होंगे। जो कर्मचारी आपस में कार्य करते हैं किसी संगठन में, उनके बीच भी संबंध मधुर होंगे, अच्छे होंगे, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। अगर कर्मचारी सैटिस्फाइड होंगे, अभिप्रेरित होंगे, तो वो कार्य अच्छे से करेंगे, आपका संगठन भी तरक्की करेगा। तो प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं मुख्यतः व्यवहारात्मक होते हैं, लोगों को व्यवहार सिखाते हैं कि सिद्धांत
को अपनाकर आप संगठन में किस प्रकार कार्य करें ताकि आपके कार्य भी सुचारू रूप से हो, अच्छे हो और आपके संबंध भी अच्छे रहें। तो ये संगठनात्मक उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या करता है, मानवीय और भौतिक संसाधन में संबंध स्थापित करता है। मतलब जो मनुष्य काम कर रहे हैं और जिसकी मदद से वो काम करें, मशीन, ये सभी की का अनुकूलतम उपयोग हो, सभी अच्छे से कार्य करें, इनके बीच में ये संबंध स्थापित करता है। मुख्यतः व्यवहारात्मक होता है ये। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 6, कारण एवं परिणाम संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। तो स्टूडेंट्स देखिए, प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो कारण भी बताते हैं और उसका परिणाम भी बताते हैं। उनके बीच का संबंध वो स्पष्ट करते हैं, अर्थात ये बताते हैं कि किस विशेष परिस्थिति में किस तरीके से काम किया जाए कि उसके परिणाम ये होंगे। मतलब अगर एक सजेशन देते हैं, एक दिशा निर्देश देते हैं कि अगर ऐसी परिस्थिति आई और आप विशेष तरीके से अगर इस प्रकार कार्य किया जाए तो प्रॉब्लम का सलूशन हो सकता है, अगर कार्य ऐसे होंगे तो परिणाम ऐसा होगा। मतलब वो कारण और परिणाम दोनों के बीच का संबंध स्पष्ट करते हैं, जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं। लास्ट पॉइंट है अनिश्चित, कॉन्टिजेंट। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रबंध के सिद्धांत, जैसे कि मैंने पहले ही कहा पॉइंट नंबर 4 में, कि प्रबंध के सिद्धांत लोचशील होते हैं, मतलब इसमें बदलाव किए जा सकते हैं। इसी तरह इसी पॉइंट को एलाबोरेट करेंगे अगर हम, तो प्रबंध के सिद्धांत को हम अनिश्चित यानी कि कॉन्टिजेंट भी कहते हैं। मतलब ये निश्चित नहीं होते विज्ञान के सिद्धांत की तरह, ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि प्रबंध के सिद्धांत में क्या बदलाव होगा या प्रबंध के सिद्धांत कैसे होंगे। इन पर परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। जैसी परिस्थिति होगी, जैसी जरूरत होगी, हम प्रबंध के सिद्धांत में वैसा बदलाव कर सकते हैं। तो परिस्थिति के अनुसार ही इन्हें लागू करना अथवा ना करने का निर्णय लिया जाता है। मतलब जैसी परिस्थिति होगी, परिस्थिति की जरूरत होगी, तभी कोई प्रबंध का सिद्धांत लागू होगा, नहीं तो नहीं होगा। मतलब ये लागू होना या ना होना किसी परिस्थिति पर निर्भर करता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो कॉन्टेजेंट होते हैं, मतलब वो किसी चीज पर निर्भर करते हैं, किसी परिस्थिति पर निर्भर करते हैं, मतलब अनिश्चित होते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स प्रबंध के सिद्धांत की प्रकृति आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने अगले टॉपिक को पढ़ लेते हैं। ओके बच्चों, चलिए स्टूडेंट्स, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ लेते हैं, प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रबंध के सिद्धांत जो होते हैं वो एक मार्गदर्शन प्रोवाइड करते हैं, देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, किसे, प्रबंधकों को मार्गदर्शन देते हैं ताकि वो अपने सारे कार्य को अच्छे से भली भांति कर पाए। सभी प्रबंधकों को इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और इनके महत्व क्या क्या होते हैं चलिए एक एक करके समझ लेते हैं। नंबर 1, संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग तथा प्रभावी प्रशासन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये जो प्रबंधक होते हैं उनको अपने संगठन में अपव्यय रोकना होता है। अपव्यय मतलब अपने संसाधनों का ऐसा अनुकूलतम उपयोग करना होता है कि उनका कॉस्ट कम हो, मतलब लागत कम हो, और मितव्ययिता बढ़े, और अपने संसाधनों का वो अनुकूलतम उपयोग कर पाए। संसाधन जैसे कि भौतिक संसाधन, जैसे कि माल, मशीन, धन, मानवीय संसाधन यानी कि जो मनुष्य काम करे, जो कर्मचारी संगठन में कार्य कर रहे हैं। तो प्रबंधक का काम कुछ और नहीं होता, बल्कि ये होता है कि वो अपने संगठन में इन संसाधनों का सही सही उपयोग करें, अपव्ययिता रोकें, और क्या करें, अपव्यय को रोककर मितव्ययिता को बढ़ाएं। ऐसा तभी संभव है जब एक प्रबंधक जो है वो प्रबंध के सिद्धांत को का अनुकूल प्रयोग करे, उसको व्यवहार में लाए। प्रत्येक संगठन की ये पहली आवश्यकता होती है कि उसका जो प्रशासन हो वो प्रभावी हो। तो ये प्रशासन प्रभावी कैसे बन सकता है, जब एक प्रबंधक प्रबंध के सिद्धांत का उपयोग करे और उसके उपयोग करके वो सिद्धांत अपने संसाधनों का अनुकूल उपयोग करे और प्रभावी प्रशासन लगाए अपने संगठन में। ओके बच्चों,
तो ये है पहला महत्व, क्योंकि प्रबंध के जो सिद्धांत हैं वो इसमें मदद करते हैं। दूसरा पॉइंट है प्रबंधकों को उपयोगी ज्ञान उपलब्ध कराते हैं, प्रोवाइड्स यूजफुल इनसाइट टू मैनेजर्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो प्रबंधकों को समय समय पर मार्गदर्शन देते हैं और विभिन्न परिस्थितियों में और किस परिस्थितियों में कैसे कार्य करना है, ताकि किसी भी प्रकार की गलतियां ना हो जो पहले हो चुकी हो, वो गलतियों से वो उस गलती को दोबारा करने से इन्हें बचाते हैं। सही मार्गदर्शन सही समय पर देकर वो क्या करते हैं, अपव्यय रोकते हैं संगठन में और परिणाम को बेहतर बनाते हैं। ये तभी संभव है जब वो जो प्रबंधक है वो प्रबंध के सिद्धांत का उपयोग करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रबंध के सिद्धांत है वो प्रबंधकों को उपयोगी ज्ञान उपलब्ध कराते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है वैज्ञानिक निर्णय, साइंटिफिक डिसीजंस। तो ये जो प्रबंध के सिद्धांत हैं ये एक संतुलित निर्णय लेने में मदद करते हैं। प्रबंध के सिद्धांत को आवश्यक ट्रेनिंग, ये जो प्रबंध के सिद्धांत है वो प्रबंधकों को आवश्यक ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, ताकि वो एक संतुलित निर्णय ले सके, वैज्ञानिक निर्णय ले सके। प्रबंध के सिद्धांत हम कह सकते हैं कि प्रबंधकों को वैज्ञानिक संतुलित निर्णय लेने में मदद करते हैं, इसलिए संस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फोर्थ पॉइंट है बदलते वातावरण की आवश्यकताएं पूरी करना, मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमारा जो ये एनवायरमेंट है, जो ये वातावरण है, ये डायनेमिक है, मतलब ये गतिशील है, ये लगातार इसमें कुछ ना कुछ तेजी से बदल रहा है इस वातावरण में। और प्रत्येक व्यवसाय को अगर वो बाजार में बना रहना चाहता है, सफल बना रहना चाहता है, कोई भी व्यवसायी या व्यवसाय, तो उसको इस वातावरण से कदम मिलाकर चलना होगा। जो भी बदलाव वातावरण में आ रहे हैं उनके अनुरूप अपने व्यवसाय में भी बदलाव करने पड़ेंगे। तो व्यवसाय के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो विपणन का क्षेत्र हो, उत्पादन का क्षेत्र हो, हर जगह, चाहे वो तकनीकी बदलाव हो, हर जगह उनको वातावरण के अनुरूप समय रहते परिवर्तन उनके अनुरूप कर लेना पड़ेगा। जैसा परिवर्तन की जरूरत है वातावरण के अनुरूप, व्यवसाय में वैसा परिवर्तन करना जरूरी है। और ये प्रबंध के सिद्धांत व्यवसाय को, प्रबंधक को मदद करते हैं कि वो समय रहते इस परिवर्तन को समझ लेते हैं और अपने अंदर वो चेंजेस लाते हैं, अपने बदलते वातावरण की आवश्यकताओं को पूरी करते हैं, अपने अंदर बदलाव लाकर, और उन्हें प्रतियोगिता का सामना करने में मदद करते हैं। तो प्रबंध के सिद्धांत जो हैं वो प्रबंधकों को इस चुनौती का सामना करने के योग्य बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 5, सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा करना, फुलफिलिंग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो स्टूडेंट्स देखें, ये जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं प्रबंधकों की कार्यकुशलता को बढ़ाते हैं, सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने में मदद करते हैं। जो जितने अच्छे प्रबंधक होते हैं वो उतनी ही अच्छी किस्म की वस्तुएं अच्छे दामों पर, मतलब उचित दामों पर, सही जगह पर, सही समय पर उपलब्ध कराते हैं। ये करके वो सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करते हैं और अपनी कार्यकुशलता को भी बढ़ाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रबंध के जो सिद्धांत हैं वो सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने में मदद करते हैं। सामाजिक उत्तरदायित्व कैसे पूरा करते हैं, जैसे कि अभी मैंने कहा, अच्छी किस्म की वस्तु उचित मूल्य पर सही जगह पर उपलब्ध कराकर। ओके बच्चों, और लास्ट पॉइंट है प्रबंधक प्रशिक्षण, शिक्षण एवं शोध। मतलब ये जो प्रबंध होता है वो प्रशिक्षण, शिक्षण एवं शोध, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च, प्रबंध के जो सिद्धांत जो होते हैं, जो इससे लाभ होते हैं, उसमें और सुधार करने की प्रेरणा देता है प्रबंधकों को। ये प्रबंध के सिद्धांत जो होता है वो प्रशिक्षण देता है, शिक्षण देता है और रिसर्च करने के लिए प्रेरित करता है प्रबंधकों को। प्रबंधकों का दृष्टिकोण ऐसा बन गया है कि वो जाने अनजाने कुछ ना कुछ हमेशा नया करने में लगे रहते हैं। तो प्रबंधक के जो सिद्धांत हैं वो प्रबंधकों के सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों ज्ञान में वृद्धि करता है और उनका शिक्षण भी करता है और उन्हें प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। और इसी शिक्षण और प्रशिक्षण के कारण, उनकी ट्रेनिंग के कारण, उनके एजुकेशन के कारण प्रबंधकों का वो लगातार कुछ नए शोध में, नए खोज में लगे रहते हैं।
तो प्रबंध के जो सिद्धांत है वो प्रबंधकों को ट्रेनिंग देता है, शिक्षण देता है और शोध करने में मदद करता है। तो है ना प्रबंध के सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही महान व्यक्तित्व के बारे में पढ़ते हैं जिनका नाम है हेनरी फेयोल। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने लिखा है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इनके बारे में अब हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे, प्रबंध के आधारभूत सिद्धांत। पर इनको पढ़ने के पहले पहले ये जो सिद्धांत है ये किसने दिया था, कहाँ से आया यह सिद्धांत जिसके बारे में हम इतना पढ़ रहे हैं, इसको समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने लिखा है फ्रांस के एक बहुत प्रसिद्ध उद्योगपति थे जिनका नाम था हेनरी फेयोल। उन्होंने अपनी पुस्तक में प्रबंध के 14 सिद्धांतों का वर्णन किया है। इस 14 सिद्धांत के बारे में हमें पढ़ना है। तो प्रबंध के सिद्धांत जो होते हैं वो कैसे होते हैं, जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं, आधारभूत सत्य है और कारण एवं परिणाम में संबंध स्थापित करते हैं। उन्होंने कहा था कि प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो आधारभूत सत्य के रूप में होते हैं और ये कारण, कॉज एंड इफेक्ट के बीच में संबंध स्थापित करते हैं, कारण और परिणाम के बीच में संबंध स्थापित करते हैं। प्रबंध के सिद्धांतों को प्रस्तुत करते हुए फेयोल ने दो बातों पर अधिक जोर दिया था। जो ये हेनरी फेयोल थे, जब वो प्रबंध के सिद्धांत को दिए थे तो उन्होंने दो बातें कही थी। पहला बात जो उन्होंने कहा था वो ये कहा था कि प्रबंध के सिद्धांतों की सूची बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। मतलब जो भी संगठन प्रबंध के सिद्धांत को बनाते हैं, जैसी जरूरत है उनकी सूची बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए, बल्कि सुझावात्मक होनी चाहिए। और जो भी सिद्धांत होने चाहिए वो सजेस्टिव होने चाहिए, सुझाव देने वाले होने चाहिए, कठोर नहीं होने चाहिए, लोचशील होने चाहिए। तथा उन्होंने क्या कहा था कि केवल ऐसे सिद्धांतों की व्याख्या की जानी चाहिए जो अधिकतर परिस्थितियों में लागू हो। मतलब सूची बड़ी नहीं होनी चाहिए, सुझावात्मक होनी चाहिए और ऐसे सिद्धांतों को चुनकर अपने व्यवसाय में, अपने संगठन में अपनाना चाहिए जो अधिकतर परिस्थितियों में उनका उपयोग हो सके, लागू हो सके। और दूसरी बात जो उन्होंने कही थी, दूसरा वो क्या कहे थे, वो प्रबंध के सिद्धांत कठोर नहीं बल्कि लचीले होने चाहिए। उन्होंने कहा था कि जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं वो कैसे होने चाहिए, कठोर नहीं होने चाहिए, वो लचीले होने चाहिए, लोचशील होने चाहिए, यानी कि परिस्थिति के अनुरूप, वातावरण के अनुरूप उसमें बदलाव करना संभव होना चाहिए। तो ये जो हेनरी फेयोल है, इनका जन्म कब हुआ था, देखिए मैंने यहाँ लिखा है, इनका जो ये हेनरी फेयोल है, इनका जन्म हुआ था 1841 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1925 में। इस पे ऑब्जेक्टिव आता है स्टूडेंट्स कि फेयोल ने कितने सिद्धांत दिए थे, आपका जवाब होना चाहिए 14। और ये फ्रांस के प्रसिद्ध उद्योगपति थे और इनका जन्म जो हुआ था वो 1841 में हुआ था। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि हेनरी फेयोल कौन थे और इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, 14 प्रबंध के सिद्धांत दिए थे जिसके बारे में अभी हम एक एक करके पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैंने सिर्फ एक ही सिद्धांत को डिस्कस किया है, अगला बाकी और सिद्धांत मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो चलिए जो पहला सिद्धांत है इसको हम लोग फटाफट से पढ़ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने पहला सिद्धांत लिखा है। हेनरी फेयोल ने जो पहला सिद्धांत दिया था वो है कार्य विभाजन, डिविजन ऑफ वर्क। तो इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि कार्य विभाजन क्या है, इसके धनात्मक प्रभाव क्या होते हैं। अगर कार्य विभाजन जो सिद्धांत है इसका पालन अगर सही से किया जाए तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा, यानी कि धनात्मक प्रभाव क्या होगा, और अगर इसका पालन नहीं किया जाए तो इसका अवहेलनात्मक प्रभाव यानी कि वायलेटिंग इफेक्ट क्या होगा। तो चलिए हम लोग फटाफट से पढ़ लेते हैं कि कार्य विभाजन हम किसे कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो कार्य विभाजन होते हैं ना वो क्या होते हैं। इस सिद्धांत के अनुरूप यथासंभव पूरे कार्य को, देखिए आप तो ये सभी आप लोग जानते हैं कि किसी भी संगठन में ये संभव ही नहीं है कि एक कार्य को, सारे कार्य को कोई एक ही व्यक्ति करे। ये संभव है क्या, बिल्कुल भी संभव नहीं है। कार्यों को हमें बांटना पड़ता है। तो ये सिद्धांत कहता है कि यथासंभव संपूर्ण कार्य को विभिन्न भागों में बांट देना चाहिए। जहां तक पॉसिबल हो एक संगठन के अंदर, एक व्यवसाय के अंदर जितने भी कार्य होते हैं उसको
छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को, जो भी कर्मचारी वहां कार्य कर रहे हैं, चाहे वो अधीनस्थ हो, प्रबंधक हो, प्रत्येक कर्मचारी को उसकी योग्यता और रुचि के अनुसार बार बार कार्य का एक ही भाग सौंपना चाहिए। देखिए मैंने यहाँ लिखा है एक ही भाग को सौंपना चाहिए ताकि विशिष्टीकरण का लाभ प्राप्त हो। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक शब्द आ रहा है विशिष्टीकरण। ये शब्द आपको बार बार सुनने को मिलेगा कि विशिष्टीकरण क्या होता है। विशिष्टीकरण को इंग्लिश में हम स्पेशलाइजेशन कहते हैं। अगर हम एक ही कार्य को बार बार करें तो हो सकता है कि पहला दिन उतना अच्छा से नहीं हो, दूसरे दिन थोड़ा ठीक ठाक हो। अगर हम कार्य को बहुत बार करते रहें, एक ही कार्य को लगातार बार बार रोज रोज करते रहें, तो क्या होगा, हम उस कार्य में पारंगत हो जाएंगे और उस कार्य को बहुत ही अच्छे से करना शुरू कर देंगे। शुरू में थोड़ा भले ही अच्छा ना करें, लेकिन बाद में धीरे धीरे करते 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 हम उसे बहुत अच्छे से करने लगेंगे। तो जब कोई व्यक्ति एक ही कार्य को बार बार करता रहे और वो उस कार्य को करने में पारंगत हो जाए, तो वो उस कार्य को जल्दी से करेगा, अच्छे से करेगा और कम समय में करेगा। इसी को ही हम विशिष्टीकरण कहते हैं। तो आई होप स्टूडेंट ये आपको समझ में आया होगा कि कार्य विभाजन का अर्थ क्या होता है। तो कार्य विभाजन का सिद्धांत क्या कहता है कि संगठन के संपूर्ण कार्य को छोटे हिस्सों में बांट देना चाहिए और प्रत्येक हिस्से को कर्मचारियों को उनकी योग्यता और रुचि के अनुसार कार्य का एक भाग सौंप देना चाहिए ताकि वो एक ही कार्य को बार बार करे और विशिष्टीकरण का लाभ प्राप्त हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस जो भी संगठन इस कार्य विभाजन की इस सिद्धांत को अपनाती है, उसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या आएगा, धनात्मक प्रभाव इसका क्या होगा, विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त होंगे। ओके। और दूसरा होगा कर्मचारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। और इसका अवहेलनात्मक प्रभाव क्या होगा, इसका अवहेलनात्मक प्रभाव होगा कि कर्मचारी को विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त नहीं होंगे और कर्मचारियों में कार्यकुशलता में वृद्धि नहीं होगी। तो आई होप स्टूडेंट ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं बाकी के सिद्धांत आपके सामने लेकर के आऊंगी, तब तक आप इसको प्रिपेयर करिए। ओके स्टूडेंट, see you in the next video. Till then, prepare well and take care.